ओके, तो हम कहाँ थे पोजीशन ऑफ द स्टेट पे, तो मैंने एक और बार बता देती हूँ that it is being argued that the state is becoming less and less important, ज़्यादा importance नहीं मिल रही है स्टेट को. One of the key features of the state is sovereignty. Sovereignty, that is one's own power on the state. The concept of sovereignty is linked with the concept of jurisdiction of the state. मतलब स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, खुद का पावर है कि वो खुद के लॉज बना सकता है विद इन इट्स टेरिटरी, है ना. इसलिए तो लॉज बनाते हैं, स्टेट्स बनाते हैं, तो वो किसी उनके पास वो पावर है कि वो खुद के लॉज बना सकते हैं. इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इज बीइंग चैलेंज फ्रॉम बोथ विद इन एंड विदाउट. तो ऐसा बहुत हो रहा है कि ये जो पावर है इनके पास वो चैलेंज की जा रही है हमारे स्टेट के अंदर वाले लोगों से और बाहर की कंट्रीज से भी. तो ये हमारी सॉवरेनिटी पे चैलेंज किया जा रहा है. एक्सटर्नल चैलेंजेस कम फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ, regional economic organizations, globalizations of market, growing environmental and humanitarian concerns, etc. इसका मतलब है कि जब आपका स्टेट ग्रो हो रहा है, जब ज्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि यूएसए ने मैकडोनल्ड्स लाया इधर, ये वो लाया, तो जब बाहर की कंट्रीज अपना कुछ बिजनेस इधर लगा रही है तो वो ट्राई तो करेंगी कि वो आपका कुछ लॉ या कुछ हड़प ले टाइप, है ना, कि वो आपके लॉ के ऊपर कब्जा कर ले, वो ट्राई तो करेंगी. हाँ, ओके, हाँ, तो वो ट्राई तो करेंगे कि वो आपके चीज़ों पे कब्जा करें अगर बाहर से वो आई हैं तो वैसे बाहर से हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं. जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, लोग अपना या बाहर से फॉरेन से भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बिठा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे पावर को चैलेंज कर रहे हैं. तो ये हो गया एक्सटर्नल चैलेंजेस कि बाहर से कैसे, बाहर की कंट्रीज से कैसे चैलेंजेस आए हैं. अब इंटरनल चैलेंजेस क्या है? Internal challenges come from a decline of nation consonance, growth of ethnic nationalism, activism of non-state actors, etc. तो internal challenges कैसे आते हैं, मतलब स्टेट के अंदर से ही हमें कैसे सॉवरेनिटी में खतरा लगता है कि इतने सारे डिक्लाइन ऑफ, मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देते पब्लिक पे. फिर जो एथनिक नेशनलिज्म होता है, मतलब एक ही तरह के, आप फिर से बोल सकते हैं अभी जो आपने बोला इंटरनल चैलेंजेस वाला. हाँ वही. ओके, हाँ, ओके, ठीक है, नो इश्यूज. एक्सटर्नल चैलेंजेस समझा? हाँ, बाहर से कब्जा कर सकते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज इंटरनल चैलेंजेस? मतलब होता है कि अंदर वाले लोग जो हमारे घर के, हमारे स्टेट के लोग हमें कैसे हड़प रहे हैं, ऐसे, ठीक है. तो इंटरनल चैलेंजेस कम फ्रॉम अ डिक्लाइन ऑफ नेशनल कॉन्सेंसस, ग्रोथ ऑफ एथनिक नेशनलिज्म. अब एथनिक नेशनलिज्म क्या होता है कि एक ही रिलीजन के लोग जो एक ही कल्चर फॉलो करते हैं वो ज्यादा बढ़ गए. तो अगर वो ज्यादा बढ़ गए और जो गवर्नमेंट संभाल रहा है उसका कुछ अलग रिलीजन हुआ और कुछ अलग कल्चर हुआ, तो मेजोरिटी वाले तो उसको हड़प सकते हैं ना आराम से, बाकी जितनी मेजोरिटी है. तो ये हो गया इंटरनल खतरा हो गया इनको. एक्टिविज्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. ओके, सो अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत अच्छा पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालता है लोगों पे, लेकिन वो कोई भी स्टेट या कंट्री का नहीं होता है. मतलब जैसे घर का आदमी नहीं है बट फिर भी भाषण दे रहा है क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अच्छा पड़ रहा है. इसका नॉन स्टेट एक्टर का मतलब ये होता है. तो क्यों नॉन स्टेट एक्टर से भी खतरा है? क्योंकि ना तो ये हमारे कंट्री के ना तो स्टेट के हैं, लेकिन फिर भी हमें खतरा है क्योंकि इनकी इतनी अच्छी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब लोग इनसे बहुत प्रेरित हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? हाँ, या ओके, तो ये था हमारा पॉलिटिकल इश्यूज में सेकंड पॉइंट जो था पोजीशन ऑफ द स्टेट. ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, नॉन स्टेट एक्टर्स. ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब सबको समझ गया? मैंने बताया था या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? नहीं. ओके, ठीक है. So it is the importance of the civil society that has given importance to non-state actors. तो नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिला? क्योंकि सिविल सोसाइटी, क्योंकि जो लोग थे हमारे कंट्री में या स्टेट में उनको इम्पोर्टेंस देना था, इसलिए नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस मिला. Thus, voluntary organizations and non-governmental organizations have started to become more important. क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना ये लोग भाव देने लगे, इसलिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी नहीं है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गया. टुडे इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, इट आल्सो इंक्लूड्स नॉन स्टेट एक्टर्स. तो पहले क्या होता था कि स्टेट और स्टेट के बीच में रिलेशन होते थे,
लेकिन अब क्या होता है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो हमारे स्टेट के है भी नहीं फिर भी यहाँ पर आके बैठे हैं, उनके साथ ज्यादा रिलेशन हो रहे हैं दूसरे स्टेट के। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन इशू, जो ह्यूमन राइट्स के इशू है, उनको ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं ताकि इनके पास ज्यादा ऑडियंस आए। क्योंकि अगर ह्यूमन इश्यूज पे टारगेट करेंगे कि ह्यूमन इश्यूज ठीक करेंगे तो ज्यादा पब्लिक आएगी ना, तो इसलिए दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। Besides organizations like the Amnesty International, Greenpeace movement, terrorist organizations are also non-state actors. तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिज्म प्रमोट करती है, जो बॉम्ब ब्लास्ट ये सब करती है, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आती हैं, क्योंकि ना तो वो किसी कंट्री और स्टेट से रिलेटेड है, उनने खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी है जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ओके, ये समझा नॉन स्टेट एक्टर्स सबको? दीदी नॉन स्टेट एक्टर्स और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल चैलेंज एक होता है नहीं ना? और क्या इंटरनेशनल चैलेंजर्स ना आपने पहले बोला ना? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं होते। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं मतलब? हाँ, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में आते हैं ताकि वो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनाए लोगों को, लेकिन वो किसी भी कंट्री या स्टेट को बिलोंग नहीं करते, मतलब उनने अपना ही अकेले का बनाया हुआ है। ठीक है? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, या ओके। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट इन पॉलिटिकल इश्यूज व्हिच इज ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, हमारे राइट्स जो है। So in the age of globalization, protection of human rights has become an important agenda. क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड वॉर हो गए थे तो लोगों को लगा यार ह्यूमन राइट्स को तो प्रिजर्व करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स जो हमारा है उसको बचा के रखना चाहिए। कोई गया क्या? सब है ना कॉल पे? यस। ठीक है, ठीक है, हाँ। So in the age of globalization, protection of human rights has become an important agenda. तो बहुत important हो गया कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। But there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world. तो इसमें क्या है, इन लोगों ने डिफरेंशिएट किया है कि जो वर्ल्ड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, मतलब जिनके पास सब अच्छा ऑलरेडी है, उनकी ह्यूमन राइट्स में, और जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है उनकी ह्यूमन राइट्स में, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो जिनकी कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है उनके ह्यूमन राइट्स में, और जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, जो आगे आगे बढ़ रही है, उनके ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस होना चाहिए। द थर्ड वर्ल्ड holds that economic development has to precede the full flowering of civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on a community and families and on individual rights. तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि सब इकोनॉमी सब चला गया लोगों का, सबने वेपन्स में पैसे डाल दिए, सब डाल दिए, तो क्या हुआ, लोगों का इकोनॉमिक पावर बहुत ही गंदा हो गया, बेचारों के पास पैसे नहीं बचे थे। तो उनने क्या किया, उनने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एकदम ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले करो और बाद में ह्यूमन राइट्स देखेंगे, बाद में इंडिविजुअल के राइट्स देखेंगे, पहले हमारा इकोनॉमी बढ़ाओ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल lays stress on the aspect of social justice and looks at food, shelter, clothing, education and healthy as primary needs of the citizens. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे करता है, सबसे ज्यादा नीड किसको रखता है, फूड की, खाना होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए लोगों के साथ। सोशल जस्टिस मतलब कि किसी को किसी के कलर के बेस पे या रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। एंड लुक्स एट फूड की, खाना सबको प्रॉपर मिलना चाहिए, शेल्टर सबको प्रॉपर मिलना चाहिए, क्लोथिंग जो है कपड़ा पहनना, एजुकेशन सबको प्रॉपर मिलना चाहिए, हेल्थ में भी जितने हेल्थ फैसिलिटीज है जैसे म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल, ये सब सबको सेम मिलना चाहिए। तो वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज प्राइमरी नीड्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द सिटीजन में इंक्लूड करता है। It is further argued that in the desire to achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. तो इसमें क्या बताया कि इतना ये लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब कि सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा, ये पहले नहीं था, अभी आया। पहले क्या था, पहले कम्युनिज्म था कि पहले जिसको जो देना है कि रिच को ज्यादा देंगे और पुअर को कम देंगे, ऐसे था। बट अब क्या हो गया है, सबके लिबर्टी राइट्स और वेलफेयर राइट्स ऑफ द पीपल पे ज्यादा फोकस आने लगा है कि अभी
ऐसा नहीं है कि रिच को जस्टिस मिला तो पुअर को नहीं मिलेगा, अभी दोनों को जस्टिस मिलेगा, दोनों इक्वली हकदार हैं जस्टिस के. ओके. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity and economy. तो जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको अपने ह्यूमन राइट्स अच्छे से इंटरप्रेट करने चाहिए. किसके अकॉर्डिंग? उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनका कल्चर जो है उसके अकॉर्डिंग, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. तो इसके अकॉर्डिंग उनको अपने ह्यूमन राइट्स अच्छे से बनाने चाहिए. Thus, the broad application of Western approach to human rights that focuses on civil and political rights and freedoms as priority would have been tempered with the ground situation mentioned above. तो क्या सबसे मेन क्या है? आपका सिविल राइट्स मतलब लोगों के राइट्स, सिर्फ लोगों के पॉलिटिकल राइट्स की वो वोट कर सकते हैं या क्या, और लोगों के फ्रीडम राइट्स की, फ्रीडम स्पीच के लिए या अथॉरिटी बनाने के लिए. तो ये सारे राइट्स जो हैं ये प्रायोरिटी दिए जाते हैं. ओके. यहाँ तक सबको समझा? किसी को कोई डाउट है? नहीं. ओके. तो अब हम क्या करेंगे? आ जाइए. हाँ, लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज बेटर. तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि इंडिया किस किस के कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में है या कौन सी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, ये देखेंगे. तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशन. मतलब इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ साइन किया हुआ है. एज ए मेंबर ऑफ द WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. So, as a member of the WTO, India is required to follow some rules regarding international trade practices. तो क्योंकि इंडिया WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, इसलिए इंडिया को क्या है, वो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि ट्रेड पॉलिसीज के अंदर है. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स होता है और इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए उसे वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं. Treaties like the Indus Waters Treaty with Pakistan or the Faraka Agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing of waters of the Indus and the Ganga. तो अब क्या है, जैसे कि इंडिया ने और ट्रीटीज साइन किए, जैसे कि ट्रीटीज लाइक द इंडस वाटर्स ट्रीटी. ओके, इंडस वाटर्स ट्रीटी करके इंडिया ने एक ट्रीटी साइन किया है विथ पाकिस्तान के साथ किया है. तो उसमें क्या होता है, उसमें ये रूल है कि इंडिया को पानी शेयर करना पड़ेगा, इंडस और गंगा का पानी पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ेगा. तो ये ट्रीटी में रूल था, तो इसलिए उन्होंने वो ट्रीटी साइन किया है और दे आर शेयरिंग वाटर्स ऑफ द इंडस एंड गंगा विद पाकिस्तान. ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं. ओके, ठीक है. तो और कमिंग अप टू द सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल or Greenpeace raise humanitarian issues and put pressure on local government. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या ग्रीन पीस, ये क्या करते हैं? ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, जितने भी अगर ह्यूमन राइट्स पे इश्यूज आ रहे हैं कि किसी को समझो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि रिच और पुअर में, या किसी को जस्टिस नहीं दिया जा रहा अच्छे से, तो उन पे क्या करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट से प्रेशर डालते हैं कि तुम इन्हें जस्टिस दो, तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालती है कि तुम इनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, तुम इन्हें इनके ह्यूमैनिटेरियन राइट्स दो. ठीक है. तो एमनेस्टी हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन रीजन्स लाइक कश्मीर. तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डाला है ताकि कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स मिले. इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनने इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि कश्मीर के लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. व्हेन द चेरनोबिल डिजास्टर टुक प्लेस, द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप. सच एनवायरमेंटल डिजास्टर्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ नेशंस बाउंड्रीज. तो अब क्या हुआ होगा, चेरनोबिल डिजास्टर करके एक डिजास्टर हुआ यूरोप में, जहाँ क्या हुआ, सारे जितने भी एनवायरमेंटल डिजास्टर थे, जैसे पेड़ या जितना भी एनवायरमेंट का, नेचर का जितना भी पावर था, सब डिस्ट्रॉय हो गया. जैसे कि पेड़ बहुत सारे हुए होंगे, या कुछ बहुत जैसे स्मॉग बन गया होगा, या बहुत सारा धुआं या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा. तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिजास्टर था. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that the ill effects do not harm their population. तो यूरोपियन कंट्रीज को क्या बोला गया था
कि आप यूरोपियन कंट्रीज को, बाहर की कंट्रीज में बोलता कि तुम अच्छे से कोऑपरेट करो और एक एक्शन लो ताकि तुम्हारे कंट्री के लोगों को कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसे होता गया सब इतना ज़्यादा धुआं हुआ तो तुम्हारे कंट्री के लोगों को तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगा और हो सकता है कि वो करते करते उनकी डेथ हो जाए और तुम्हारा पॉपुलेशन कम हो जाए। तो क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज वर फोर्स्ड टू कोऑपरेट एंड टेक एक्शन टू इंश्योर दैट द इल इफेक्ट्स डू नॉट हार्म देयर पॉपुलेशन। तो ये क्या हुआ था, यूरोपियन ने क्या किया? यूरोपियन में ही आग वाग लगी थी, कुछ हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर, मतलब एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था कि पेड़ वेड़ सब जल गए होंगे या पता नहीं बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुए होंगे इन्वायरमेंट में। तो इसलिए बाहर की कंट्रीज ने यूरोप को क्या बोला कि अब तुम हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करो और एक्शन लो ताकि तुम्हारे जो वर्ल्ड के जो तुम्हारे जो कंट्री के जो पॉपुलेशन है, तुम्हारे जो कंट्री के लोग हैं उनको कुछ ना हो, पता चला कि वो भी ऐसे सांस लेते लेते उनकी डेथ हो जाए ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, ये हम देख सकते हैं कि इनकी सर्विनिटी को हार्म हो रहा है क्योंकि बाहर के लोग आगे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमसे कोऑपरेट करो तभी ताकि जाके तुम्हारा अच्छा हो जाए पॉपुलेशन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हुआ ना, सर्विनिटी को हार्म हुआ ना यूरोप के, कि बाहर की कंट्री आके यूरोप को बोल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। द नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड अप्रोच द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कॉज ऑफ अपोजिशन टू बिग डैम्स एंड हैड इंटरनेशनलाइज द इशू। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उनने वर्ल्ड बैंक जो हमारा है उनको अप्रोच किया था सपोर्ट के लिए, ताकि वो बिग डैम्स जो है उसके अपोजिशन में, इट्स कॉज ऑफ अपोजिशन टू बिग डैम्स, जो डैम्स हम बनाते हैं, एंड हैड इंटरनेशनलाइज द इशू। और ये इशू क्या होगा, तो ये इशू को इतना बड़ा बना दिया था इन लोग ने कि पूरा इंटरनेशनली ये इशू डिस्कस किया जा रहा था। ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, there has been an opposition to the building of the nuclear power plants in Jaitapur and Kundankalam। तो क्या हुआ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है जैतापुर, दो जगहों पे, जैतापुर कहाँ गया, हाँ जैतापुर एंड कुंदनकुलम में, उधर इन्होंने उनके लिए ऑपोजिशन किया कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमें इधर नहीं चाहिए, ये बिल्डिंग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वो हमें नहीं चाहिए। Political parties and NGOs have opposed the building of these projects despite getting proper clearance। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है और एनजीओज है उनने क्या किया है, अपोज किया है कि ये बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर प्लांट्स की, क्योंकि हो सकता है बहुत पोल्यूशन हो रहा हो उसकी वजह से। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स। कहाँ गया, 5 पॉइंट्स। तो 5 में किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। सो इन ऑल दी अबव केसेस, जितना भी मैंने अभी आप लोग को बताया 5 पॉइंट, उसमें क्या हो रहा है, स्टेट की सर्विनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। जैसे कि यूरोप केस में ही देख लो, बाहर के कंट्रीज बोल रहे थे कि अगर तुमने हमसे अच्छे से कोऑपरेट किया तो तुम्हारे पॉपुलेशन बच जाएगी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाहर के लोग यूरोप को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, इन ऑल दी अबव केसेस जो मैंने बताया, दी स्टेट सर्विनिटी वाज चैलेंज्ड बाय दीज ग्रुप्स। तो स्टेट की सर्विनिटी तो चैलेंज हो जा रही है। हाँ, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट द स्टेट फेसेस फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट। तो ये होते हैं चैलेंजेस जो स्टेट को फेस करने पड़ते हैं। स्टेट को ये देखना पड़ता है कि कैसे कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, या अंदर से अपने ही घर में कोई हमें कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या बाहर से कुछ कंट्रीज कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो ये होता है चैलेंजेस जो स्टेट को फेस करना पड़ता है। Therefore, it is argued that the role of the state is slowly reducing। इसलिए लोगों को लग रहा है कि जो स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि क्या करे, दूसरी कंट्रीज आके ज्यादा अपना रोब जमा रही है। इसलिए लोगों को लग रहा है दैट स्टेट इज स्लोली रिड्यूसिंग, द रोल ऑफ द स्टेट इज स्लोली रिड्यूसिंग। In the economic sphere, it is reducing because of the increasing importance of the private sector, and in the political sphere, the domestic and international pressures have reduced the authority of the state। तो अभी अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में देखें कि इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्या प्राइवेट सेक्टर्स चलते हैं, है ना। सारी प्राइवेट सेक्टर्स चलते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैं जैसे क्या बताऊं, जैसे आपके जैसे ट्यूशन जैसे हमारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट ज्यादा गवर्नमेंट शॉप, प्राइवेट स्कूल, हेलो, प्राइवेट स्कूल पूछो, हाँ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस जितना भी है वो ज्यादा चल रहे हैं rather देन गवर्नमेंट
कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, स्टेट को लेस इंपॉर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि स्टेट का ही गवर्नमेंट सेक्टर होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ज्यादा चल रहा है, इसलिए लोग प्राइवेट के पास ज्यादा जाके गवर्नमेंट सेक्टर को देख नहीं रहे, इसलिए स्टेट का अथॉरिटी भी बहुत डिक्रीज हो रहा है। ये था हमारा इकोनॉमिक स्फीयर में देख के कि गवर्नमेंट को फिर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अगर कोई उनके स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएगा। अब आते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या प्रॉब्लम है कि जो बाहर के लोग जो ज्यादा इधर आके कंपनीज बिठा रहे हैं, हमें ग्रो भी करना है, हमें चाहिए कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पर कंपनीज बिठाए, लेकिन वो बाहर के लोग यहाँ पर आके क्या ट्राई कर रहे हैं कि हमारे सॉवरेनिटी पे, हमारे अथॉरिटी पे कब्जा कर ले। हाँ, तो ये हमारा पॉलिटिकल स्फीयर कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना सबको समझा? यस। हाँ। ओके, तो अब हम कहाँ गया इधर, हाँ, तो लेट अस लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट। तो अब हम एक थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं स्टेट का, कि स्टेट की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द मेन एलिमेंट्स आर टेरिटरी, सॉवरेन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो मेन एलिमेंट्स क्या है स्टेट के? टेरिटरी मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारी जगह जहाँ हम रहते हैं। सॉवरेन गवर्नमेंट की हमारी अथॉरिटी हमें ही मिलेगी, मतलब हम ही एक पावर है, हम ही अपने लॉज बना सकते हैं। एंड पीपल, और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। ये है 3 मेन एलिमेंट्स। वापस मैं बोलती हूँ, दी मेन एलिमेंट्स आर टेरिटरी जो कि जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट जो कि हमारी खुद की अथॉरिटी, हम खुद के लॉज बनाएंगे, एंड पीपल जो इस जगह पे रहते हैं। Today, the territory of the state still remains intact. States still talk of nationalism and national integration. टेरिटरी तो उतनी की उतनी है, कभी कम नहीं हुई, मतलब हमने किसी और कंट्री को हमारी टेरिटरी दी नहीं है, तो टेरिटरी उतनी की उतनी है। The concept of sovereign government also continues to exist. sovereign government की हम अपने खुद के लॉज बनाए, वो भी होपफुली अभी तक तो है, हमारे पास है, किसी और ने कब्जा नहीं किया है। It is true that some of its powers have reduced due to international treaty obligations, but the authority of the state remains. अब हमारे पास सॉवरेन पावर्स तो है, सॉवरेन गवर्नमेंट अच्छा खासा है जो अपने खुद के लॉज बना सकता है, लेकिन उस लॉज में भी थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साइन करके रखा है। जैसे कि मैं खुद का लॉ बनाती कि मैं कुछ कहीं से भी ट्रेड कर सकती हूँ, मतलब कैश कितने भी अमाउंट में कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पैक्ट में हूँ, उनने मुझे क्या किया है, उनने मुझे लिमिटेड रखा है कि तुम एक टाइम पे इतना ही सामान डाल सकते हो, भेज सकते हो। तो मैं, मेरी बस से चली, मेरे पास सॉवरेन गवर्नमेंट है, मेरी बस की चली, तो मैं तो कितने भी किलो डालूं, लेकिन क्योंकि मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, उनके साथ ट्रीटी में हूँ, उनके साथ एक पैक्ट में हूँ, मुझे रूल फॉलो करना पड़ेगा कि मुझे कम कम अमाउंट्स में भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये समझा कि हमारे पास अथॉरिटी भी है, लेकिन उस अथॉरिटी में कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें रोकते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पार्ट सबको समझा? हाँ। ओके, या so the rise of ethnic nationalism and demand for self determination has led to the creation of new states. तो क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था कि 99 फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोग इतने सारा सेम कल्चर और रिलीजन के लोगों ने क्या किया, उनने अपना अपना अलग अलग बना के अपना ही अलग स्टेट बना दिया। जैसे कि बहुत सारे जगहों पे भी देखो, बहुत सारे इससे कि कोलकाता में ज़्यादातर बंगाली लोग रहते हैं, तो उनने क्या किया, एथनिक नेशनलिज्म कह करके अपना ही अलग जगह बना दिया, अपना ही अलग स्टेट बना दिया। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, states that have a strong framework of political institutions are able to face the challenges of globalization. अब ग्लोबलाइजेशन से जो चैलेंजेस आते हैं, स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स के पास जो अच्छा फ्रेमवर्क है, मतलब जिनके पास जुडिशरी अच्छा है, जो जस्टिस अच्छे से ग्रांट कर सकते हैं, वो स्टेट क्या है, वो स्टेट एकदम आराम से चैलेंजेस फेस कर सकता है अगर उनके पास फ्यूचर में कोई भी आए। ओके, अब हम, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज सबको समझा? हाँ। ओके, नाउ वी कम टू आइडियोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, आज हम देखते हैं कहाँ तक होता है। आइडियोलॉजिकल इश्यूज सब है ना अभी भी? दीदी 11 o'clock तक 11:30 तक छोड़ सकते हो ना? हाँ, हमारा हो जाएगा, 11 तक हम कर देंगे। ठीक है, ओके, सब है ना कॉल पे? यस यस। ओके ओके, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकल इश्यूज कर दिया, जिसमें हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं आइडियोलॉजिकल इश्यूज में।
तो आइडियो हाँ हाँ पूछो, किसी को डाउट है? हेलो, नहीं डाउट नहीं। ओके ओके, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे आते हैं अब हम। आइडियोलॉजी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। आइडियोलॉजी मतलब क्या कि आप जो सोचते हो और मैं जो सोचती हूँ वो मिलता है या नहीं, हमारी आइडियोलॉजी सेम है या नहीं, जैसे कि आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचती हूँ सब सेम है या नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी फैक्टर्स। तो आइडियोलॉजी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब सोवियत यूनियन जो कि रशिया और यूएसए के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1991 के पहले, तब क्या आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कंट्रीज यूज टू बी क्लासिफाइड एज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब जो लोगों के लिए होता है, कम्युनिस्ट मतलब जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट के हाथ में सब है, गवर्नमेंट ही करेगा, उसमें लोगों की कोई परवाह नहीं करते, ऑन दी वन हैंड, एंड कैपिटलिस्ट और फ्री डेमोक्रेसीज ऑन दी अदर। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक हैंड पर, एक साइड पर, एंड कैपिटलिस्ट और फ्री डेमोक्रेसी दूसरे हाथ पर, ठीक है। सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप एंड चाइना वर ग्रुप्ड एज दी सोशलिस्ट वर्ल्ड। तो सोशलिस्ट में कौन कौन था? सोवियत यूनियन जो कि रशिया है, ईस्ट यूरोप था और चाइना थे जो कि सोशलिस्ट में थे। While West Europe and North America was the capitalist bloc. Capitalist में कौन था? West Europe and North America. Ideology and the economic systems were well connected. इनके बीच में क्या था? इनकी आइडियोलॉजी जो थी, जो ये सोचते थे, एक जैसा सोचते थे, और इनकी इकोनॉमीज भी ऑलमोस्ट सेम थी, बहुत अच्छा था। While ideology was a political feature, the economic system followed by the countries depended upon the ideology of that country. So ideology तो of course page number 20. ओके हाँ ओके, तो फिर आइडियोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग मैच हो तो आप साथ में काम कर सकते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी वाज अ पॉलिटिकल फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फीचर था वो कंट्री के लिए। For example, the countries of Eastern Europe had followed the socialist ideology and had socialist economic systems where the government or the public sector was most important. तो इसका मतलब क्या है? जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप जो था, उनने क्या किया? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो किया। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है? ज्यादा आपका भाव किसको दिया जाता है? अपने कंट्री के लोगों को दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? जो इकोनॉमी भी बनती है और जो गवर्नमेंट भी बनता है, वो पब्लिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सोशलिस्ट में क्या होता है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है कि लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। Western European countries followed the capitalist ideology, hence their economic system was also capitalist in nature. In these countries, the private sector played an important role in the economy. तो वेस्टर्न यूरोप जो था, ईस्टर्न यूरोप ने पहले क्या किया? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब जो वेस्टर्न यूरोपियन है, उनने क्या किया? उनने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की, मतलब इनने खुद के प्राइवेट सेक्टर्स बनाए और इनने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, कि खुद के सबने अपने अपने प्राइवेट सेक्टर बढ़ा के अपनी इकोनॉमी बढ़ा दी। तो वेस्टर्न यूरोपियन ने क्या किया? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो की और उनने क्या किया? अपने प्राइवेट सेक्टर बना के उनने अपना इकोनॉमी बढ़ा दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रीज लाइक इंडिया वर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। तो इस टाइम पे इंडिया क्या थी? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थी। मतलब हमने क्या किया? हम कैपिटलिस्ट जैसे प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाते थे उस टाइम पे, हमने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फॉलो किया। मतलब हम लोगों के लिए काम करते थे, हम लोगों को जो चाहिए, लोगों के अच्छे के लिए हम वैसे ही ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे, वैसी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। This meant that they combined the ideologies of socialism and capitalism as per their requirement. और हमने क्या किया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में? कि हमने जो सोशलिज्म में से कुछ कुछ पार्ट लिया कि हम लोगों के लिए करेंगे, और कैपिटलिज्म में से कुछ कुछ पार्ट लिया कि हम थोड़े थोड़े प्राइवेट सेक्टर्स भी डालेंगे, और फिर हमने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट किया। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया तो स्मार्ट है, तो उन्होंने क्या किया? सोशलिज्म भी लिया, कैपिटलिज्म भी लिया और बना दिया अपना डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। Consequently, India had a mixed economic system. This meant that both the public and private sector played an important role in the economic system. तो इंडिया ये इसके वजह से कि क्योंकि हमने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को कंबाइन कर दिया और दोनों की आइडियोलॉजीज ली, उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम मतलब
कि पब्लिक के भी पब्लिक सेक्टर भी यूज किए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में, क्योंकि पैसे तो दोनों से आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी टैक्स भरना पड़ रहा है, उसको भी तो मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा उससे भी तो मिल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट से भी पैसा मिलने लग गया, दैट इज पब्लिक सेक्टर से भी मिलने लग गया एंड प्राइवेट सेक्टर से भी इक्वली पैसा मिलने लग गया। तो इसलिए इंडिया क्या फॉलो करता है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की पब्लिक सेक्टर से भी पैसा मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा मिलेगा। Today, in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. तो अभी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, अभी क्योंकि हमारा इतना डेवलप हो गया है हमारा कंट्री इंडिया, तो क्या हो गया है, सिर्फ वन डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया है, सिर्फ एक डोमिनेंट सिस्टम हो गया है। पहले क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, अब सिर्फ वन इकोनॉमिक सिस्टम हो गया है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वन इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी। बट ऑल कंट्रीज डू नॉट फॉलो द सेम काइंड ऑफ मार्केट इकोनॉमी सिस्टम। लेकिन सारी कंट्रीज सिर्फ मार्केट इकोनॉमी सिस्टम नहीं फॉलो करती है। द नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री। अब डिपेंड करता है कि वो कंट्री के लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट इकोनॉमी रखना चाहिए या मिक्स्ड इकोनॉमी ही रखे, तो वो कंट्री के लोगों पर ही डिपेंडेंट है। Let us take some examples. थोड़े examples के साथ समझते हैं। The United States is considered a capitalist market economy because it combines the capitalist system of economy with market economy. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारा जो यूएसए है, उसमें क्या करते हैं, इनने क्या कंसिडर किया, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। मतलब इनने क्या किया कि इनने क्या किया, इनने कंबाइन कर दिया कैपिटलिस्ट सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर वाला सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विथ मार्केट इकोनॉमीज, और मार्केट इकोनॉमीज को कंबाइन कर दिया है। ये थी यूएसए की बात। नाउ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज बिकॉज देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उनने क्या किया है, उनने वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज नाम दिया है, क्योंकि इनके इसमें ज्यादा क्या होना चाहिए, इसमें ज्यादा वेलफेयर ऑफ द स्टेट होना चाहिए कि इंडिविजुअल के पास तो पैसे आते रहेंगे, लेकिन पहले हमारा स्टेट का वेलफेयर हो जाए बस। तो ये था वेस्टर्न यूरोपियन का। चाइना इज डिस्क्राइब्ड, अब हमने क्या किया, यूएसए कर दिया और वेस्टर्न यूरोपियन कर दिया, अब हम आते हैं चाइना पे। चाइना इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। तो चाइना के पास क्या है, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है। China is a socialist state, but its economic system changed in the 1990s and became a market economic system. तो पहले क्या था, चाइना के पास सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी था, मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वही इकोनॉमी में माने जाएंगे, कि गवर्नमेंट जो पैसे कमा रहा है वही हमारी इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर से नहीं लेना। लेकिन 1990s के बाद चाइना ने ये अपनी आइडियोलॉजी चेंज की और वो भी इंडिया की तरह मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में आ गए कि चाहे हम प्राइवेट से ले चाहे हम पब्लिक से ले, हमें दोनों से पैसा तो मिल ही रहा है। इन इंडिया वी डू नॉट यूज द वर्ड मार्केट इकोनॉमिक्स, वी डिस्क्राइब इंडियन सिस्टम एज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो जैसे कि सारे लोग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं, वैसे इंडिया ने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को किस में चेंज कर दिया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से किस में चेंज हो गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? हाँ। ओके, किसी नाम किस लिए किसने? हाँ यस, मतलब नाम है क्या, वो जो पहले था वो नहीं रख सकते थे कि उन्होंने क्यों चेंज किया था? नहीं, उनने चेंज कर दिया क्योंकि इनने लिखा इन इंडिया वी डू नॉट यूज द वर्ड मार्केट इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं यूज किया जाता है, हम यहाँ पर वी डिस्क्राइब इंडियन सिस्टम एज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ना है या इधर ही आपको? ठीक है, ओके। प्रीति आप कुछ बोल रहे थे? हाँ। टाइम कितना हुआ अभी कितना पेज है? अभी हुआ है 10:56। हाँ, आगे बढ़ते। ठीक है, अभी कितना पेज बचा है लेसन खत्म होने में? हाँ, हेलो, लेसन खत्म होने में पेज कितना बचता है? हमारे और 2 पेज बाकी है। ठीक है, ओके, तो हम आज खत्म कर लें फिर? यस, खत्म करके छोटा मोटा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आज। तो मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आंसर दूंगा ग्रुप पे। चैप्टर
क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, हाँ, ओके। नहीं, क्वेश्चन आंसर है ना, आप नेक्स्ट टाइम में करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लूंगी कि आप लोगों को समझ आया नहीं बस, और फिर हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और फिर थर्ड चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में चालू कर लेंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो अब हमारा आइडियोलॉजी समझा सबको, आइडियोलॉजी इश्यूज, आइडियोलॉजिकल इश्यूज। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, सो द नेचर ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन चेंज्ड रैपिडली इन द 1990। अब 1990s में क्या हुआ, ग्लोबल कम्युनिकेशन की हम यहाँ से बाहर तक कैसे कम्युनिकेट कर सकते, कैसे बात कर सकते, एकदम चेंज ही हो गया। तो कैसे चेंज हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल्स, टेलीफोन, internet etc. brought in revolutionary changes in the social, political and economic life of the people. तो ऑब्वियसली बात है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम आया, फिर मोबाइल्स आए, इंटरनेट आए, सब क्या हुआ, लाइफ भी पूरी चेंज हो गई। क्योंकि अब तो हम यहाँ पर बैठे बैठे भी देखो, मैं आप लोग को कॉल कर सकती हूँ, अच्छे से एकदम बात कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, ये एक रेवोल्यूशन आ गया चीज़ों में, रेवोल्यूशन आ गया चेंज चीज़ों में इन टर्म्स ऑफ सोशल, political and economic life of the people. Let us see the manner in which media changed in India. अब हम इंडिया की बात करेंगे कि मीडिया कैसे चेंज हुआ इंडिया में। In 1990 CNN came into India. ठीक है, तो 1990 में CNN इंडिया में आया। Until the coming of a foreign channel, दूरदर्शन was the only until the coming in until the coming in of a foreign channel, दूरदर्शन was the only TV broadcaster in India. तो जब तक फॉरेन चैनल नहीं आया था, जब तक ये CNN नहीं आया था, तब तक क्या था, दूरदर्शन ही चलता था टीवी पे। सबको पता होगा ये तो दूरदर्शन चलता था टीवी पे। तो इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल वी सॉ ओनली 2 चैनल्स, मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। तो महाराष्ट्र में जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या था, सिर्फ 2 चैनल्स था, मुंबई दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन। विद इन अ स्पैन ऑफ अ डिकेड, मतलब एक डिकेड में बस द इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स। बस एक डिकेड में इतने सारे चैनल्स आ गए इंडियन टीवी पे, दैट वर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल, कि वो दोनों थे, गवर्नमेंटल भी थे और प्राइवेट भी थे। जैसे कि ये सब स्टार प्लस ये सब आते हैं, ये सब प्राइवेट है, लेकिन जो दूरदर्शन ये सब था, ये तो गवर्नमेंटल चैनल्स थे ना। ओके, सो विद इन अ स्पैन ऑफ अ डिकेड द इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स आ गए, बोथ प्राइवेट भी थे और गवर्नमेंटल भी थे। Satellite communication system made it easy to have a dish antenna and watch programs anywhere in India. आप लोग ने देखा होगा कि टीवी लगाते वक्त डिश एंटीना होता है, वो टेरेस पे लगा रहता है ना। तो क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी आया, इसलिए क्या होगा, बहुत इजी होगा कि हम अब तो डिश एंटीना लगा के एकदम जल्दी से प्रोग्राम देख सकते हैं। पहले क्या एंटीना एडजस्ट करने बहुत हार्ड होते थे, कभी कभार तो टीवी बंद हो जाती थी, तो कैसे एडजस्ट करते थे, आप लोग ने मूवीज में देखा होगा। हाँ, तो क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, तो हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, और हम डिश एंटीना लगा के अभी कहीं भी इंडिया में प्रोग्राम्स देख सकते हैं। Changes also took place in other means of communication. Earlier, telephone connections were not available in all households. People would use the public telephones in the post or the telegraph office in case of emergency. तो पहले क्या था, अभी क्या हुआ, कम्युनिकेशन में भी बहुत चेंजेस आने लगे। पहले क्या था, जो टेलीफोन था वो सबके घर में नहीं होता था, हर घर में टेलीफोन नहीं होता था। पहले क्या था, पब्लिक में एक टेलीफोन होता था, जाके जैसे 1 रुपए डाल के कॉल कर सकते थे या 50 पैसे डाल के कॉल कर सकते थे। तो वैसा टेलीफोन होता था कि बाहर पब्लिक में जो टेलीफोन लगे उधर जाके हम, हाँ टेलीफोन बूथ जो थे, उधर जाके हम कॉल कर सकते थे। तो पहले सबके घर में टेलीफोन नहीं था, इमरजेंसी भी होती थी तो बाहर जाके उसमें पैसे डाल के कॉल करो, ऐसा। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स वर डन थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्रंक कॉल्स। Later on, the government introduced the subscriber trunk dialing, that is STD जो हम बोलते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया। Today we have mobile connectivity which is used by almost everybody. अभी आज के दिन में हमारे पास क्या है, मोबाइल कनेक्टिविटी है कि हम मोबाइल टू मोबाइल किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को कर सकती हूँ। तो which is used by almost everybody, हम सब मोबाइल कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं। Both private and government mobile phone systems are available today. प्राइवेट मोबाइल फोन भी फोन सिस्टम्स भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट मोबाइल फोन भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही, यहाँ तक सबको समझा ना।
ये बहुत ही ब्रॉड हाँ। टॉपिक हो गया कम्युनिकेशन का। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने टीवी के बारे में पढ़ लिया, दूरदर्शन वाला पहले था, फिर बहुत सारे चैनल आने लग गए, फिर हमने कम्युनिकेशन दैट इज टेलीफोन के ऊपर पढ़ लिया। प्राइवेट मोबाइल फोन और गवर्नमेंट मोबाइल फोन, ये वाला मेरे को नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, ओके ओके, मैं पढ़ाती हूँ। तो बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मोबाइल फोन सिस्टम्स आर अवेलेबल टुडे। मतलब प्राइवेट मोबाइल फोन मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे जो हाथ में है, ठीक है, ये हमारा है, प्राइवेट है। हमने परचेज किया प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट में दीदी, हाँ 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 मतलब जैसे प्राइवेट हमारे पास रहता है, जो सरकारी रहता है कहीं कहीं खोला जाता है। हाँ, जैसे उसको आपने सरकारी देखा होगा बोलते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं टेलीफोन है, या अभी कहीं आपको बाहर टेलीफोन जाके है। करना। हाँ, तो वो होता है आपका गवर्नमेंट मोबाइल। वो आप गवर्नमेंट के दादर परमिशन। में है, बीच पे। हाँ, मैं कभी कहीं देखा नहीं मैंने। तो दादर में है। अच्छा, तो जो हमारे हाथ में है वो क्या है, प्राइवेट मोबाइल फोन सिस्टम्स है, और जो हम गवर्नमेंट का बाहर जाके यूज करते हैं वो क्या है, गवर्नमेंट मोबाइल फोन सिस्टम। समझा? ओके, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन भी हो गया, हमने टीवी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं इंटरनेट पे। द इंटरनेट रेवोल्यूशन वाज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो इंटरनेट जो डेवलप हुआ है उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मानते हैं हमारी टेक्नोलॉजी का। इट बिकेम पॉसिबल टू कनेक्ट टू एनीवन इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। मतलब कैसे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारी SYJC ट्यूटोरियल्स वाली ग्रुप है, एक मैसेज डालो सबको मिल जाता है, तो हम कहीं ना कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। दिस ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, कल्चर्स एंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे आइडियाज स्प्रेड कर सकते हैं, हम हमारा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने कल रात को लिख दिया था कि आज पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो इंटरनेट की वजह से हम क्या क्या हम सब शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड सर्च इंजिन टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, आप कुछ भी डालो आपको मिल जाता है, आप किसी का भी मतलब डालो आपको मिल जाता है। तो इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड सर्च इंजिन टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, ताकि हम इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सके। इट हैज ऑल्सो एनेबल्ड सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटी लाइक ट्विटर, जैसे ट्विटर है, स्काइप है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब है ना। तो इनने क्या किया है, इंटरनेट की वजह से हमारे पास सोशल नेटवर्किंग भी आ गया है, जिससे हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये सब। ठीक है। दी टेक्नोलॉजी ऑफ दी, हाँ हाँ पूछो। नहीं, हाँ समझा करके ऐसा बोल। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। तो 2 मिनट मैं रिकॉर्ड। हाँ, so the technologies of the information age are by their nature transnational. Mobile phones, satellite television and the internet operate regardless of borders. तो ये जो मोबाइल फोन, सैटेलाइट टेलीविजन, ये सब जो ऑपरेट होते हैं, ये देख के नहीं होते, ये मतलब कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं होते, या किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं होते। मतलब यहाँ पर सैटेलाइट भेजा तो ऐसा नहीं कि अगर एक बिल्डिंग को हमने ये सिग्नल भेजा तो दूसरी कोई भेजेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। किसी कुछ बॉर्डर नहीं है इनका, दे आर रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। मतलब ये पूरे जहाँ आपने लगा दिया एक जगह पे, वहाँ पे सारे लोगों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मतलब समझो मैंने यहाँ पर हाँ दीदी, इंटरनेट कनेक्शन जैसा, हाँ वाईफाई कनेक्शन, राइट। हाँ, जैसे वाईफाई एक मॉल में लगा दिया तो मॉल के सारे लोगों को मिलेगा, ऐसे नहीं कि मॉल के एक ही जगह पे मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो देयर आर नो बॉर्डर्स। दीदी वाईफाई जो है वो सैटेलाइट से मिलता है ना? हाँ, जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं वो हमें जितने भी मोबाइल बूथ्स हैं वहाँ से हमें सिग्नल्स आते हैं, नेटवर्किंग जो हम बोलते हैं। एक्चुअली वो अंडर सी केबल, इससे क्या से आवाज आ रहा है? ऑप्टिकल केबल। हाँ बट सिग्नल सबका एक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी बारिश होती है तो वाईफाई कभी कभार कम होने लगता है, कम ज्यादा होने लगता है, अगर देखा। हाँ, तो वो सिग्नल सबका एक ही आता है, क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिलता इसलिए वाईफाई कम होने लगता है, बारिश की वजह से नहीं मिलता तो। ओके, so this has facilitated the growth of trans-border groups, bodies and institutions ranging from non-governmental organizations to transnational corporations to international criminal and terrorist organizations. तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि इतना ग्रोथ बन गया है कि ये हेल्प किन किन को करती है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी करती है, जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी करती है,
कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हेल्प कर सकती है। ऑब्वियसली हम उनको रोक तो नहीं सकते व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करने से, हम उन्हें कम्युनिकेट करने से रोक तो नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, लेकिन हम सबको इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, हम सबको इक्वल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने का मौका मिलता है, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे वो हम लोग हो, सबको ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने मिलता है। The states have found it difficult to control and restrict the operations of trans-border groups and organizations. अब क्या हुआ है स्टेट के हाथ से, लेकिन ये तो हमने टेक्नोलॉजीज तो डेवलप कर ली, इतना हमारा स्टेट तो डेवलप हो गया, लेकिन स्टेट के पास अब स्टेट को बहुत डिफिकल्टी होती है कंट्रोल करने में, क्योंकि इतना समझो अगर टेररिस्ट के लिए अगर ये बेनिफिट हो गया तो कैसे हमारे लिए तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि वो ऐसे कॉल्स पे बातें करके बहुत टाइम तक फिर व्हाट्सएप पे ही कुछ ग्रुप बना के क्या कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक भी ये कर सकते हैं, उनके लिए कॉपरेशन ईजी हो गया ना। तो कहीं ना कहीं स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो इनका कॉपरेशन रोक सके, कहीं ना कहीं उनका वो कंट्रोल नहीं है, स्टेट का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अब ये सब हमारे हाथ में। अब हम स्टेट हमें थोड़ा ना बोल सकता कि फोन मत यूज करो, कॉल मत करो, है ना, स्टेट के पास कहाँ से कंट्रोल है, ये तो हमारी मर्जी है, तो स्टेट के पास कंट्रोल नहीं है। ये था हमारा ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल इशू। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट इशू पे जो कि है सोशल एंड कल्चरल इशू। ठीक है, द रेवोल्यूशन इन ग्लोबल मीडिया एंड द इजी एक्सेस टू द इंटरनेट। हाँ यस, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। ओके ठीक है, ओके। The revolution in global media and the easy access to the internet has made people aware of what is happening globally. इसका मतलब क्या है कि घर पे बैठे बैठे हमें पता है कि बाहर देश में क्या हो रहा है। आज हमें फोन मोबाइल पे पता चल जाता है कि कितने केसेस आए हैं कोरोना के, है ना, तो हमें क्या इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, so this along with the movement of the people within the country and the world has had an impact on the society and culture. अब इसके वजह से क्या होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया है हमारे सोसाइटी पे और हमारे कल्चर पे। वी सी द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन ऑन दिस ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटिकल कल्चर। इसका मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट आया है उसमें जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना या यूएसए, उनका ज्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप देख लो कि क्या क्या मैकडोनल्ड जैसे कि था, मैकडोनल्ड कंपनीज का, हाँ कंपनीज का, क्योंकि वो यहाँ पर आके कंपनीज बिठाने लगे, जैसे लॉरियल है या जितना भी बाहर की कंपनीज आके बैठे, तो ये क्या तो हमारे ऊपर क्या हो गया, वेस्टर्न डोमिनेशन ज्यादा हो गया कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने बोलता, कब्जा कर रहे हैं, तो वेस्टर्न डोमिनेशन हो गया है बहुत ज्यादा। Values like modernization, westernization are considered more important than traditional values. तो आज के ज़माने में क्या हो गया कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है rather than ट्रेडिशनल वैल्यूज, कि जो हमारे खुद के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उससे ज़्यादा तो हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, दिस इज सीन इन पर्सनल लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, there is an increase in the consumption of fast food like burgers, pizza, वड़ा पाव एक्सेट्रा, ऐसे करके। तो क्या है, यह देखा जाता है हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल में, जैसे कि हम ज्यादा क्या खाते हैं, ज्यादा जंक फूड या खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, वड़ा पाव, ये सब, है ना। लेकिन बर्गर और पिज्जा तो हमने इन्वेंट नहीं किया था, बर्गर और पिज्जा तो बाहर से यहाँ पर एक आइडियोलॉजी आया है, बाहर की कंट्री से यहाँ पर आइडियोलॉजी आया है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी ये था ना, हाँ फर्स्ट चैप्टर में था ना, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग ये सब आया था। इसलिए तो मोदी बोलता है आत्मनिर्भर बनो, ताकि खुद का वो प्रमोट करना है। So the method of celebrating traditional festivals like Christmas, Diwali, etc. has become more westernized. तो पहले क्या था, पहले तो एकदम घर में पूजा करो, बस पूजा करो और फिर सबको टीका वीका लगाओ, बस यही था। अब क्या होने लगा है, अब तो एकदम बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया ये, कि क्रिसमस में लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, डांस करते हैं, नीचे पार्टीज होती है बिल्डिंग में, दिवाली में फटाखे फोड़ने जाते हैं, जो कि नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पोल्यूशन होता है, बट लोग फटाखे फोड़ने जाते हैं और फिर क्या क्या नहीं करते हैं। तो पहले क्या था, सिर्फ घर में पूजा करो, क्रिसमस में सिर्फ प्रेयर पढ़ो, बस। अब क्या होने लगा है, अब तो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होने लगा है कि अभी लोग नीचे पार्टीज भी करते हैं, खुद में ही बनाते हैं, पार्टीज करते हैं,
खाना वाना डालते हैं सब। तो न्यू पटाखे आइडियाज, फोड़ते हैं। हाँ पटाखे फोड़ते हैं, नहीं फोड़ने चाहिए पटाखे। तो न्यू आइडियाज लाइक सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे एक्सेट्रा, ये पहले नहीं था। पहले तो किसी को पता ही नहीं था माँ का दिन होता भी है या पापा का दिन होता भी है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी। लेकिन अभी सबको पता है कि मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, और सब सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये सब क्यों आया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि इतना हमारा कंट्री डेवलप हो गया है। There is also an increasing demand for Western wear in the clothes that are purchased in the market. तो पहले क्या था, पहले सिर्फ सलवार कमीज पहन के घर पे बैठो और या सिर्फ शर्ट पैंट पहन के घर पे बैठो। लेकिन अब क्या हो गया, अब ज्यादा ब्रॉड हो गए। अब जैसे कि अलग अलग काइंड के ड्रेसेस भी आने लग गए हैं, वेस्टर्न टाइप के ड्रेसेस भी आने लगे हैं, टी शर्ट्स आने लगे हैं। तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग डिमांड भी हो गई है वेस्टर्न वेयर के लिए, क्लोथ्स के लिए भी। ठीक है। Another aspect of this global culture is the rise of individualism and materialism in the society. The breakup of traditional family system was mainly due to urbanization. अब क्या हो गया, जितनी भी ट्रेडिशनल फैमिली थी, मतलब जो एकदम कल्चर फॉलो करती थी, मतलब जो एकदम ही ट्रेडिशनल थी, जो अपना एकदम कल्चर टू रिलीजन पूरा फॉलो करती थी, अब क्या हो गया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, क्योंकि वो शायद छोटे शहर से अभी इधर आए हैं, तो उनकी भी आइडियोलॉजीज बदली है कि हाँ यहाँ पर तो लोग ऐसे छोटे कपड़े भी पहनते हैं। और 2 मिनट, हाँ हाँ। तो फिर लोगों की आइडियोलॉजी बदल चुकी हैं कि नहीं, यहाँ पर शहर, हम वहाँ पर गांव में रहते थे तब बात अलग थी, अब शहर में बात अलग है, यहाँ पर लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। दिस हैज बीन फर्दर एनहांस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। वी आर लाइकली टू हियर द वर्ड्स आई वांट माई प्राइवेसी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार मुझे मेरी खुद की प्राइवेसी दो, मुझे अकेले में रहना है, ये वो। पहले ऐसे नहीं था, पहले तो ऐसे बोलो तो 2 चाटे लगा देती मम्मा, ऐसे नहीं था पहले। लेकिन अभी क्या, अभी तो हाँ, अभी तो एकदम खुल के बोल सकते कि यार मुझे अकेले रहने दो, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, प्लीज मेरे पास नहीं आओ, या ये मेरा पर्सनल स्पेस है, मेरे स्पेस में नहीं आना, ऐसे करके। राइट फ्रॉम दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो बच्चों से ही ये होता है, बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे अकेले रहने दो, ये मेरा रूम है, ये वो। तो बच्चों से लेकर एल्डरली पीपल तक सब अभी वेस्टर्नाइज हो गए हैं और ऐसे वर्ड यूज करते हैं। Similarly, that's called new generation now. हाँ, right. Similarly, the tendency to spend beyond one's financial means has increased due to the introduction of the credit card. तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड आ गया, इसलिए लोग क्या एकदम उसमें पैसे डाल के एकदम आसानी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं कहीं भी। उनको पैसे हर जगह लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड में ही सारे पैसे आ चुके हैं। तो क्यों, अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन भी हो गया है। हाँ, तो ये सब क्या हुआ, वेस्टर्नाइज हो चुका है हमारा कंट्री। When we look at globalization from all angles, we realize that there are both positive and negative aspects. जब हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो जब देखते हैं तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। मतलब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, अच्छा इम्पैक्ट भी है, और एक नेगेटिव, एक गंदा इम्पैक्ट भी है। The positive aspects are the new opportunities that have opened up for the youth in our country. पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज है अब हमारे यूथ के लिए, हमारे जो कंट्री के जो बच्चे उनके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। जैसे इंटरनेट में जाके वो काम कर सकते हैं। इंटरनेट में कितने अपॉर्चुनिटीज आ गए, जैसे मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ थ्रू इंटरनेट, थ्रू ये पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वी आर नाउ मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अभी हमें ज्यादा पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है ना। अभी सुबह के न्यूज़पेपर का वेट नहीं करना पड़ता, कब आएगा कब देखेंगे, अभी फोन पे भी सब देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वी आर बेटर कनेक्टेड, अब हम अच्छे से कनेक्टेड है। मतलब अभी मेरे 2 मिनट क्या करो आप? क्या हुआ तुझे? हाँ, करा ओके। अतुल बाहर चला गया था। ओके, नो इश्यूज। तो
पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने बता दिया कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज है और हमें ज़्यादा पता है कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है और हम कनेक्टेड भी अच्छे से. न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव कम अप एंड मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड. एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गए, जैसे कि अब तो आप एडिटिंग में भी काम कर सकते हैं, बहुत पैसा मिलता है उसमें, एडिटिंग कर लो तो वो भी ऑनलाइन. तो इसलिए क्या हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं और ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. This change is mainly through the private sector as it has the financial capability. तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ रहे हैं और उनके पास फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है. देयर इज अ सीरियस फाइनेंशियल लिमिटेशन ऑन व्हाट सर्विसेज द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड. तो जो अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में लोग क्यों जाते हैं, और एक रीजन क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत लिमिटेशन होते हैं कि तुम्हें सैलरी इतनी की इतनी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इतना ही गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल पैसा है तो उसमें से इतना ही मिलेगा तुम्हें. तो गवर्नमेंट में लिमिटेशन होता है, इसलिए ज़्यादा लोग गवर्नमेंट में जाना प्रेफर नहीं करते हैं. बट देर आर ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स. अब पॉजिटिव एस्पेक्ट सबको समझ गया कि यूथ के लिए अच्छा है, बेटर कनेक्टेड है, हमें पता है दुनिया में क्या हो रहा है. अब अभी नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, देर इज द फियर दैट द वेलफेयर एक्टिविटी दैट द स्टेट प्रोवाइड वुड कम टू एन एंड. अब स्टेट को ये डर लगता है कि जो स्टेट जो वेलफेयर एक्टिविटी जो प्रोवाइड कर रहा है, जो वो अपना जो सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें एक एंड ना आ जाए, क्योंकि ये तो सब प्राइवेट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में तो कोई आ ही नहीं रहा है. तो उनको स्टेट को डर है कि कहीं इनका ये एक एंड पे ना आ जाए. देयर इज ऑल्सो द फियर दैट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वुड क्रिपल लोकल बिजनेस, स्पेशली स्मॉल बिजनेस. और इनको क्या डर लगने लगा है कि प्राइवेट सेक्टर्स अपना अपना बना के, हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनली बन जाए और तो फिर जो छोटे छोटे सेक्टर्स होंगे उनसे कौन सामान लेगा. जैसे अगर बड़े बड़े हैं उनसे सामान ले रहे हैं, तो जो छोटे छोटे जो लोकल बिजनेस है जो रास्ते पे बैठते हैं उनसे कौन सामान लेगा, ऐसे करके. इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर the fear is that the small and marginal farmer would not be able to compete with the big corporation. तो अब एग्रीकल्चर फील्ड में क्या डर लगता है कि जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वो इतने बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेशन के साथ कैसे वो कॉपरेट करेंगे, कैसे उनके अगेंस्ट खड़ेंगे, कैसे उनके साथ compete करेंगे. In reality, India's biggest problem is attitude and mindset. तो रियलिटी में इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का एटीट्यूड और उनके माइंडसेट कि वो क्या सोचते हैं, उनके सोच में उनकी क्या सोच है, आइडियोलॉजी. इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ऑल फॉरेन कैपिटल एंड ट्रेड विद इट्स हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिस्ट डिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस meant autonomy and self-reliance. India's opposition to liberalization has roots in its ideology of anti-imperialism. तो इसमें क्या हुआ है, इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत डिपेंडेंट रहा है. पहले किस पे, पहले ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है अपने इस पे, अभी भी वो डिपेंडेंट है. आज भी इंडिया बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंडेंट है. अगर यहाँ पर स्टारबक्स या मैकडोनल्ड्स बंद हो गया तो इंडिया को तो बहुत लॉस होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे सेक्टर्स इधर हैं और इंडिया की इकोनॉमी भी चलती है इन सारे बड़े बड़े कंपनीज के. तो इंडिया स्टार्टिंग से डिपेंडेंट था और अभी भी थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है. कि अगर समझो कि जितने अगर फॉरेन सारी कंपनीज इंडिया से निकल भी गई तो भी इंडिया चलेगा, ऐसा नहीं है. इंडिया में चेंज तो आएगा, इंडिया की इकोनॉमी डिक्रीज तो होगी. The former for ideological reasons, the latter because of the fear of losing the traditional protection that they have enjoyed in India. तो जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन जो था कि मतलब जो पता इतना हमें दिलासा था कि चलो हम नहीं तो बाकी सारी कंट्रीज तो हमारे पास है ही, बाकी सारी कंट्रीज की कंपनीज तो है ही, चल रही है. लेकिन अगर वो गया तो एक डर सा पैदा हो जाएगा कि यार अब हम हमारा पेट कैसे चलाएंगे, क्योंकि इनसे ही आधे पैसे आते थे हमें. इन द लॉन्ग रन, it is for the Indian state to protect its core values and ensure that the welfare net is maintained so the marginalized and the underprivileged people do not suffer. तो अब इंडिया क्या मेक श्योर करता है कि उनके वैल्यूज भी सेफ रहे, उनका कोर वैल्यूज जो है वो भी सेफ रहे और उनकी इकोनॉमी भी सेफ है. एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि सब कुछ होने के बाद भी जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज नहीं, उनको सफर करना पड़े. This continues to be an important role of the state in the age of globalization. और ये जो स्टेट है इम्पोर्टेंट, इसलिए स्टेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, समझा सबको? yes. हाँ, तो ये था हमारा चैप्टर 2.
ओके ओके ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो नहीं आएगा उसको आंसर भी बता दीजिए। पहले आप क्वेश्चन ओके पूछिए। ओके ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर अभी कितना है 11:21। क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं बस 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ देखने के लिए कि आप लोगों को हाँ। समझ आया नहीं। ओके हम्म। ओके तो मैं पूछती हूँ आप लोग को। ओके ऑप्शंस भी दूंगी मैं, ठीक है। ओके हाँ दीदी वो क्वेश्चन का मैच करके दे सकती हो क्या ऑप्शन के साथ? क्या क्या नहीं, चलेगा ऐसे दिया तो चलेगा। अच्छा ओके ठीक है। सो न्यू ओके ओके हाँ मैं बोल रही हूँ फिर। हाँ सो न्यू आइडियाज लाइक सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, फादर्स डे एंड फ्रेंडशिप डे हैज बिकम मोर डैश हाँ वेस्टर्नाइज गुड। और पूछती हूँ मैं आप लोग को क्या था, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा था कि न्यू आइडियाज नहीं, लाइक आपने पूछा उससे वेस्टर्नाइज आंसर हाँ आंसर था वेस्टर्नाइज। हाँ ओके अब मैं पूछती हूँ बुक का पीछे का ही पूछ लीजिए ना। हाँ बुक के पीछे वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बीच बीच में से पूछ लेती थोड़े। अभी ओके 20 का दीदी पूछ रहे हैं जो हाँ समझा ठीक है। मैं और एक पूछती हूँ। तो डैश वॉज द ओनली टीवी ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। दूरदर्शन। ओके या ओके नहीं है दूरदर्शन राइट राइट या मुंबई दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन। हाँ वो था, वो महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र। हाँ ओके या हाँ अभी हम कर सकते हैं द इंटरनल रिलेशंस, ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर आइडिया। हाँ तो हम यहाँ पर अब मैं क्या पूछूं आप लोग को आता तो है। ओके मैं ये पूछती हूँ। चलो आइडियोलॉजीज पूछती हूँ। ठीक है अगर आप लोग को पूछा कि महाराष्ट्र के 2 चैनल्स बताओ तो बोलना मुंबई और दिल्ली दूरदर्शन। हाँ अगर वो नहीं बोला तो सिर्फ हाँ वो नहीं बोला तो सिर्फ दूरदर्शन बोला। अच्छा हाँ ये पूछती हूँ। वाई नहीं इन इंडिया वी डू नॉट यूज द वर्ड मार्केट इकोनॉमिक, देन व्हाट डू वी डिस्क्राइब इंडियन सिस्टम एज? what liberalizes now the Indian economic liberalism. Liberalism. हाँ economic liberalism. Okay. And western European countries में क्या डिस्क्राइब किया जाता है मार्केट इकोनॉमिक? क्या? ओके मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मार्केट इकोनॉमिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, क्या नाम दिया गया है मार्केट इकोनॉमिक्स को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में? वही ना वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन को क्या था कि इनको अपना ही वेलफेयर करना है स्टेट का, चाहे लोगों का हो या ना हो, अपना खुद का करेंगे वेलफेयर, इसलिए वेलफेयर मार्केट इकोनॉमी। ओके ओके वेलफेयर मार्केट इकोनॉमी। ओके ओके हाँ अभी कौन से लेने ट्रू और फॉल्स बताना। ओके यस हाँ India named this period after the countries as democratic socialist. True या राइट, क्योंकि क्या था उनने क्या किया था, उनने हाँ सोशलिस्ट भी लिया था और थोड़ा करके मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मतलब उनने कैपिटलिज्म का भी आइडिया लिया था और सोशलिज्म का भी आइडिया लिया था। हाँ ओके ओके अभी मैं आपसे और एक ट्रू और फॉल्स पूछती हूँ। ओके there is a fear that the small and marginal farmer would not be able to compete with the big corporations. फॉल्स True. सॉरी ट्रू। हाँ क्योंकि हाँ
हाँ वो एक पूरा करके छोड़ते। हाँ एक डर है ना कि final. छोटे छोटे फार्मर्स कैसे बड़े बड़े लोगों के सामने कम्पीट करेंगे। ठीक है, ओके। और एक ट्रू और फॉल्स पूछती हूँ। इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट। यू रिपीट क्वेश्चन अगेन। false है ना, हाँ false है ना दीदी? ट्रू है, क्योंकि इंडिया का मैंने बोला था ना, इंडिया सब पे डिपेंडेंट रहता है और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनके एटीट्यूड्स और उनके माइंडसेट कि कैसे वो सोचते हैं। ठीक है, सो इट्स Yes, ट्रू। yes. ओके, True. तो यहाँ तक सबको समझा? हाँ ओके, अब मैं और एक पूछती हूँ। द टर्म सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन डैश ऑप्शंस इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। दीदी आई ऑप्शन थिंक ये चाइना। दीदी क्वेश्चन हाँ हाँ 2 मिनट, एक टाइम पे बोलो। वापस हाँ, 2 मिनट। रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। अच्छा रिपीट करूँ? 2 मिनट Yeah. मैं रिपीट कर लेती हूँ। इससे कहाँ गया वो क्वेश्चन? द टर्म सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी is used to describe the system in dash India, China, France या United States. China. यूनाइटेड स्टेट्स China. चाइना ना? China. Right. ओके अब ना हाँ चाइना राइट है। ओके, अब ऑड वन आउट बताना मुझे। मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दी, उसमें से ऑड वन आउट कौन सा है मुझे बताना। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ तो मोबाइल, हाँ बोलो। हाँ मोबाइल, सैटेलाइट, ग्रामोफोन। इंटरनेट एंड बोलने से पहले मुझे ओके राइट ग्रामोफोन। तो मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट और ग्रामोफोन में से कौन सा ऑड वन आउट है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। हाँ, क्योंकि बाकी सारे हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये तो इजी था। ओके, लेकिन मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा था सही बोलो। कौन सा? अभी जो जो आप बोला बोले थे ना वापिस। ऑड वन आउट वाला फिर से एक निकालना था जो कि तीनों से मतलब मतलब एक जैसे रहे, एक अलग रहे। हाँ, तो उसमें से एक जो अलग था वो निकालना था। तो मोबाइल, सैटेलाइट और इंटरनेट तो डेवलपिंग वाले हैं कि डेवलप हुए बाद में, और ग्रामोफोन तो बहुत ही पुराना है इसलिए। ठीक है, ओके तो समझा सबको। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थोड़े